हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेटिस पेरिबस। सेटिस पेरिबस एक कंडीशन होती है जो हर लॉ को एक्सेप्ट कर, इकोनॉमिक्स के हर लॉ को, हर थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए सेटिस पेरिबस कंडीशंस होना लाजिम होता है। तो आइए चलते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ वो पढ़ते हैं सेटिस पेरिबस। सबसे पहले तो सेटिस पेरिबस है क्या। सेटिस पेरिबस इज़ कॉल्ड और अदर वेरिएबल रिमेंस कांस्टेंट। बकाया सारे वेरिएबल जो आपके लॉ में अप्लाई हो रहे हैं वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए। द मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है ये इकोनॉमिक्स का। और अगर हम इसको रिमूव कर दें, इफ़ वी रिमूव इट, देयर इज़ नो लॉ एक्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। अगर ये सेटिस पेरिबस ना हो तो कोई भी आपका लॉ या थ्योरी इकोनॉमिक्स की एक्सेप्ट नहीं होगी। और ये इकोनॉमिक्स में एक की कॉन्सेप्ट है, तो इसका समझना लाजिम है। तो ध्यान से सुनिएगा और एंड तक मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और सेटिस पेरिबस की मीनिंग होती क्या है। बेसिकली इट्स अ लैटिन वर्ड, ये लातिनी वर्ड होता है। और इसकी जो असल मीनिंग है वो है ऑल एल्स बीइंग इक्वल। बकाया हर चीज़ सेम रहनी चाहिए। बट इन इकोनॉमिक्स इट्स ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इकोनॉमिक्स में इसको कहता है कि बकाया सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए। नो चेंज इन वेरिएबल, होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये जो तीन मैंने लिखी है ना, ये सिंपल वर्ड, इनको आप डेफिनेशन कहें या फिर इस सेटिस पेरिबस की मीनिंग कहें या जो भी कहें, आपको जहाँ पे भी आए कि सेटिस पेरिबस क्या है तो आप उसको क्या लिख के सकते हैं कि नो चेंज इन अदर वेरिएबल और होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट और ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये सिंपल वर्ड में है कि भाई कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर बकाया जो भी चीज़ें हैं इम्पैक्ट वाली वो सारी कांस्टेंट होनी चाहिए, या फिर अदर जो भी थिंग्स रिमेनिंग बचती हैं आपके वेरिएबल लॉ में वो सारी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये सेटिस पेरिबस की मीनिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ लॉ ऑफ डिमांड में। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, यू नो द लॉ ऑफ डिमांड। जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ये आपस में उल्टा रिलेशनशिप होता है इनका, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो आप जब भी कोई भी ऐसी चीज़ लिखोगे कि भाई प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, वाइस वर्सा, तो इसके एंड में आप क्या लिखोगे, सेटिस पेरिबस, या फिर लिखोगे अदर ऑल वेरिएबल रिमेंस कांस्टेंट। हमेशा आप नोट करोगे तो किसी भी थ्योरी या किसी भी लॉ की एंड में या तो सेटिस पेरिबस वर्ड लिखा होता है या फिर लिखा होता है ऑल अदर वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। ये लिखोगे तो आपकी डिमांड ऑफ लॉ या डिमांड ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। अब इसमें मूविंग वेरिएबल्स क्या है। इसमें बेसिकली दो मूविंग वेरिएबल्स हैं। एक है डिमांड, एक है प्राइस। प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है। ठीक है, ये दोनों मूविंग वेरिएबल्स हैं। अब इन पे सेटिस पेरिबस किन चीज़ों पे अप्लाई होगा, जो अनमूवेबल होनी चाहिए, जो चेंज ना होगी तभी ये आपका लॉ एक्सेप्टेड है। वो कौन सी हो सकती है, मिसाल के तौर पे मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। भाई टेस्ट ऑफ कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई टेस्ट ऑफ कंज्यूमर चेंज हो गया, अब वो उसको कोका कोला पसंद नहीं है, अब उसको पेप्सी पसंद है, या फिर अब उसको मिरिंडा पसंद है, उसका टेस्ट चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड उसकी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे पेप्सी का कस्टमर था, अब उसको मिरिंडा पसंद है, तो पेप्सी की डिमांड कम हो गई, मिरिंडा की बढ़ गई। ये चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए कंज्यूमर का। इनकम कंज्यूमर की चेंज नहीं होनी चाहिए, इनकम हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड जैसे हो गया कि आपका पेप्सी और कोका कोला। ऐसा ना हो कि पेप्सी की प्राइस 10 रुपये और कोका कोला की कम हो गई, 8 रुपये हो गई, तो क्या हो गया, पेप्सी की ऑटोमेटिक डिमांड गिर जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो है ना, आपका डिमांड ऑफ लॉ एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड इज़ द थर्ड पार्टी, थर्ड वेरिएबल विच इम्पैक्ट। ये साइटस वेरिएबल्स में नहीं आया तो ये आपका लॉ कबूल नहीं होगा। या फिर गवर्नमेंट रूल्स या फिर एनवायरनमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी फैक्टर्स इम्पेक्ट करते हैं आपकी डिमांड पे, आपकी डिमांड को कम करने में जो भी फैक्टर्स, जिन भी फैक्टर्स की इम्पेक्ट्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए।
वो चेंज नहीं होंगे तभी आपका डिमांड लॉ एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पे। लॉ ऑफ सप्लाई पे जो आपको पता है, प्राइस इंक्रीज़ होगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देता है, इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इस पे सेटिस्फेरी बस क्या होगा, टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मिशन आ गई, पहले वो 10 प्रोडक्शन कर रहे थे, अब वो 15 प्रोडक्शन कर रही है मिशन, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, तो ये चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कॉस्ट, आपकी कॉस्ट जो भी आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे करते हो या लेते हो या देते हो, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और आपकी पॉलिसीज़, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो आप सप्लाई में इसमें पॉलिसीज़ करते हो, जैसे कि आपके हो गया भाई, आपके 10 बॉयज़ हैं, 10 सेल्समैन हैं, तो ऐसा ना हो कि आप पॉलिसी चेंज करके 10 के बजाय 12 हायर कर दो। ये चेंज नहीं होने चाहिए, ये रिमेन कांस्टेंट होने चाहिए, तभी जाके आपका लॉ ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये सेटिस्फेरी बस की कंडीशन है। जब भी आप लॉ ऑफ सप्लाई भी लिखोगे तो उसके एंड में भी लिखोगे सेटिस्फेरी बस अप्लाइज, या फिर लिखोगे अदर और रिमेन थिंग्स या वेरिएबल्स कांस्टेंट। ठीक है, ये लाजम लिखेंगे लाइन, तभी जाके आपका लॉ ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ डिमांड या कोई भी थ्योरी इकोनॉमिक्स की फिर एक्सेप्ट होगी। ठीक है, इसके बाद अब रियल लाइफ का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स को हम उठाते हैं। मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया कि भाई 5 रुपये वाला बर्गर अब 3 रुपये में कर दिया। क्या हुआ, इसकी डिमांड बढ़ गई। पहले इसके 10 बर्गर बिक रहे थे, अब इसके 15 बर्गर बिक रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि भाई इसका जो बेस्ट कॉम्पिटिटर है वो है KFC। हम देखेंगे कि भाई KFC ने प्राइस ज़्यादा तो नहीं करती, शायद KFC की प्राइस ज़्यादा हो गई हो जिसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स की डिमांड बढ़ गई हो। नहीं भाई, उसने प्राइस ज़्यादा नहीं की है। तो इसका मतलब है कि अब मैकडॉनल्ड्स का जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है, ये अब एक्सेप्टेबल है इकोनॉमिक्स में। अगर इसकी जगह KFC ने अपनी प्राइस कम कर दी हो या बढ़ा दी हो जिसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स की डिमांड पे इम्पेक्ट आ गया हो, तो हम अब इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। पर KFC ने कोई चेंज नहीं लाया है अपनी प्राइस में, ना किसी चीज़ में, पर मैकडॉनल्ड्स ने 5 से 3 रुपये कर दिया बर्गर, और अब उसकी डिमांड भी बढ़ गई, 15 हो गई, तो अब ये एक्सेप्टेबल है इसका लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस क्यों है, वाई इट्स इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो ये सिंप्लीफाई करता है रियलिटी को। ठीक है, रियल वर्ल्ड में आप अगर देखेंगे तो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डिमांड, जो आपकी सप्लाई, जो आपके मतलब इम्पेक्ट करते हैं डिमांड पे, सप्लाई पे, कितने सारे फैक्टर्स हैं। तो उन सब को अलग करके हमें रियलिटी से ये फेस करवाता है। ठीक है, और एक ही वक्त में एक वेरिएबल पे ये काम करवाता है। जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है, तो इस वक्त क्या वेरिएबल है, प्राइस। सिर्फ प्राइस पे फोकस कर रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि भाई इनकम लोगों की कम हो गई है, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, ये एक और वेरिएबल आ गया, या गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दी, दूसरा वेरिएबल आ गया। तो सब पे ये नहीं करता है, ये एक टाइम पे एक ही वेरिएबल पे फोकस करवाता है हमें, जिसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये मेक इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड लॉस ईजियर टू अंडरस्टैंड। विदाउट इट इकोनॉमिक्स एनालिसिस वुड बी टू कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये ना हो तो इकोनॉमिक्स की जो भी थ्योरीज, लॉज और अपना डिमांड सप्लाई, जो भी इसके कर्व्स हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स इन हो जाएंगे ना, बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम मतलब कि समझ नहीं पाएंगे कि भाई एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी डिमांड चेंज हो गई, दूसरा वेरिएबल आ गया उसकी वजह से भी डिमांड चेंज हो गई, तीसरा वेरिएबल आ गया उसकी वजह से भी डिमांड चेंज हो गई। तो ये क्या करता है, हमें फोकस करता है एक वेरिएबल पे, सिर्फ प्राइस पे। भाई सिर्फ प्राइस पे फोकस करो, बकारा सारी चीज़ें आप नहीं देखोगे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट्स है। इसके बाद आता है कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए, वाई शुड वी नो अबाउट इट, बिकॉज इट्स फाउंडेशन और बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक्स लॉज एंड मॉडल्स। इकोनॉमिक्स के सारे लॉज, मॉडल, थ्योरी सब पे ये अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हमें इसका पता होना लाजिम है, सेटिस पेरिबस का। ठीक है, और ये हमें हेल्प करता है प्रेडिक्ट कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर को, अंडरस्टैंड मार्केट चेंजेस, मेक बेटर पॉलिसीज़ और बिजनेस डिसीशंस। बिजनेस डिसीशंस को लेने में ये हमारी
मदद करता है। ठीक है, कोई भी सवाल हो, कोई भी हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।